मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूरोपीय दुनिया का एक ऐसा मुल्क जिसने यूरोपीय तारीख को मुनज़्ज़म करने और एक लिहाज से पूरी दुनिया में यूरोपियन कल्चर को फैलाने में एक अहम किरदार अदा किया, वो मुल्क इस वक्त अपनी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। इसके बारे में माहिरीन का कहना है कि ये मुल्क चंद सालों तक दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। हैरत की बात यह है कि ये मुल्क किसी बैरूनी जहरियत या अंदरूनी बगावतों की वजह से दुनिया के नक्शे से खत्म नहीं होगा, बल्कि इस मुल्क के खत्म होने की वजह बिल्कुल ही अलग है। हम यहाँ बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के सबसे ज्यादा ताकतवर और तहजीबी तौर पर सबसे ज्यादा अमीर तरीन मुल्क इटली की। इटली में ऐसी कौन सी मुसीबत आई है जिसकी वजह से इटली आने वाले चंद सालों में अपनी बका की जंग लड़ने वाला है? ये एक निहायत ही अहम सवाल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इटली जैसे मुल्क में इस वक्त आबादी बेहद कम हो गई है और वहाँ की एवरेज एज यानी मुआशरे में मौजूद तमाम अफराद की एवरेज उम्र इस वक्त 48 साल तक पहुँच गई है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया में ये एवरेज उम्र तकरीबन 26 से 27 साल के दरमियान है। इससे ये बात जाहिर होती है कि इटली में मौजूद अफराद की तादाद तेजी से कम हो रही है और जो मौजूद अफराद हैं उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, जबकि नौजवान तबका इसके मुकाबले में न होने के बराबर है। इसकी बड़ी वजह क्या बनी और वो कौन सी पॉलिसीज हैं जो इटली जैसे ताकतवर और दुनिया पर कई साल तक हुक्मरानी करने वाले मुल्क को इस नहज तक ले आई है। इटली वैसे भी ईसाइयों के लिए एक इंतहाई मुतबरक मुल्क का दर्जा रखता है, जैसा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सऊदी अरब एक मुतबरक और मरकजी मुल्क का दर्जा रखता है। इसकी वजह यह है कि कैथोलिक ईसाइयों का सबसे ज्यादा मुतबरक और मुकद्दस तरीन शहर रोम, जिसे वेटिकन सिटी भी कहा जाता है, वो इटली में मौजूद है। इसके बावजूद इटली इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहा है और वहां पर मौजूद माहिरीन और तज्जिया निगार चीख चीख कर कह रहे हैं कि अगर इस मसले का हल अगले 10 सालों में न निकाला गया तो हम इटली को अपने हाथों खत्म कर देंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और आपको उन हकायक से आगाह करने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से इटली जैसा तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क बर्बादी के इस दहाने पर पहुंच गया है, जहां से वापसी नामुमकिन की हद तक मुश्किल साबित होती है। नाज़रीन ग्रामी, इटली की पॉलिसीज दीगर यूरोपीय ममालिक की निस्बत बेहद अजीबोगरीब और सख्त है। एक जमाने में दुनिया भर में फूड और ज़राअत के हवाले से राज करने वाला ये मुल्क, जिसकी कई ममालिक में नौ आबादियां भी कायम रही हैं और इसने दुनिया के ममालिक पर कब्जा भी किया है, आज इबरत का निशान बनने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर बच्चों के पैदा होने की शरह में बेहद कमी है। इस वक्त सिर्फ यही मसला नहीं है, बल्कि इटली में मौजूद मर्दों की तौलीदी सलाहियत यानी बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी तेजी से कम हो रही है और इसकी वजह यहाँ का लाइफस्टाइल भी है, जो इस वक्त इटली जैसे ज़राई मुल्क में बड़ी हद तक कारपोरेट सेक्टर की बनाई हुई दुनिया में ढल चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि इटली एक ज़राई मुल्क था और यहाँ पर किसी जमाने में 1212 अफराद के खानदान मौजूद हुआ करते थे। तो इसके पीछे भी एक बड़ी बुनियादी वजह थी। चूंकि इटली एक ज़राई मुल्क था और किसानों को खेतों में काम करने के लिए ज्यादा अफराद की जरूरत होती थी। अगर किसान ये अफराद बाहर से हायर करेंगे तो इन्हें अपना मुनाफा बांटना पड़ेगा और अगर ये अफराद घर के ही होंगे तो ये तमाम मुनाफा अपने ही घर में आएगा। यही वजह है कि उस जमाने में किसान ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते थे और अपनी फैमिली को बड़ा करते थे ताकि अपने काम में आसानी पैदा कर सके और खेतों में काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हाथ मुयसर आ सके। यही वजह है कि उस दौर में हर औरत औसतन 6 से 10 बच्चे पैदा करती थी और यही वजह है कि इटली का मुआशरा कसीरुल अयाल मुआशरों में शुमार किया जाता था, जहां एक एक जोड़े के दर्जनों के हिसाब से बच्चे हुआ करते थे। इसके बाद वक्त तेजी से बदलने लगा और दूसरी जंग अजीम के बाद इटली की हुकूमत ने जंग से मुतासरा खानदानों की भलाई को मद्देनजर रखते हुए पूरे मुल्क के लिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम का आगाज कर दिया। इस प्रोग्राम का आगाज होने से पहले इटली के तमाम बच्चे उनके माँ बाप की जिम्मेदारी हुआ करते थे, यानी उनकी तालीम, सेहत और दीगर तमाम खर्चे माँ बाप ही उठाया करते थे। अलबत्ता इस कानून के आने के बाद से ये तमाम बच्चे रियासत की मिल्कियत करार पाए और माँ बाप इनकी जिम्मेदारी से आजाद हो गए। इसके फौरन बाद सनती इनकलाब के दौर में इटली में बड़ी बड़ी कंपनियां घूमने लगी और इटली की मईशत बड़ी तेजी से कारपोरेट सेक्टर के शिकंजे में आती चली गई। कारपोरेट सेक्टर ने लोगों को नौकरियां ऑफर करना शुरू की तो इससे पूरे मुआशरे का फैब्रिक ही बदल कर रह गया। जहां 1210 अफराद मिलकर एक घर का खर्च चलाया करते थे और कमाया करते थे, उतनी ही आमदनी अब 2 लोग ही एक घर में से कारपोरेट जॉब्स की मदद से कमाने लगे। इसकी वजह से आने वाले चंद सालों में ही ज्यादा बच्चे पैदा करने का रुझान दम तोड़ गया
اور لوگ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 بچے پیدا کرنے لگے۔ 1970 کی دہائی تک اٹلی کی شرح پیدائش، یا یوں کہہ لیں کہ اٹلی کی آبادی میں اضافے کی شرح تقریباً 5% تھی، جو کہ بڑی اچھی شرح مانی جاتی ہے اور اسے ایک معتدل شرح تسلیم کیا جاتا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ سیکٹرز میں موجود کمپنیوں نے اپنے بزنس کو بچانے اور زیادہ سے زیادہ کارکنوں کو کام پر لگائے رکھنے کے لیے ایک عجیب و غریب قانون کا نفاذ کر دیا۔ اس قانون کی وجہ سے وہ فیمیل ورکرز جو ان کارپوریٹ سیکٹرز میں جاب کیا کرتی تھیں، ان کو بلینک ریزگنیشن پیپر سائن کرنا پڑا۔ اس بلینک ریزگنیشن پیپر کی روح سے اگر کوئی عورت جاب کے دوران حاملہ ہو جاتی یا کمپنی کو اسے جاب سے ہٹا دینے، یعنی اس کی جاب کے ٹریٹمنٹ کر دینے کا مکمل اختیار مل جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی جاب کو برقرار رکھنے اور مسلسل کمانے کی خواہش کے پیچھے خواتین آہستہ آہستہ شادی اور بچے پیدا کرنے کے انتہائی اہم عمل سے جان چھڑانے لگی، اور یوں اٹلی کی آبادی میں تیزی سے کمی واقع ہونے لگی۔ رئیسِ کثر جدید صنعتی دور کے آغاز میں ہی اٹلی نے اپنی بے وقوفانہ پالیسی سے پوری کر دی۔ اٹلی نے دیگر یورپی ممالک کی طرح کوئی اس طرح کا قانون متعارف نہیں کروایا جس کے ذریعے برتھ نیشنلٹی فراہم کی جا سکتی ہو، یعنی اگر کوئی غیر ملکی جوڑا کسی دوسرے ملک میں مقیم ہے تو ان کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ اس ملک کا شہری تسلیم کیا جاتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہو۔ اٹلی اور سویڈن نے اس طرح کی کوئی پالیسی متعارف نہیں کروائی، بلکہ اس پر پابندی لگائے رکھی، یہاں تک کہ کئی لوگوں نے جب اس بارے میں عدالت سے رجوع کیا تو اٹلی کے قانون کی وجہ سے ہی انہیں اس بارے میں کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اٹلی میں 34% سے زیادہ افراد 64 سال کی عمر سے آگے نکل چکے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی شرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے چند ہی سالوں میں اٹلی کو نہ صرف اپنی فوج کے لیے افرادی قوت میں کمی دیکھنے کو ملے گی اور نئے ریکروٹس بھرتی نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اٹلی کی دیگر تمام معیشت بھی اسی وجہ سے منہدم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ دنیا میں فوڈ کا مشہور ترین برانڈ ڈومینوز، جس نے اپنا آغاز اٹلی سے کیا تھا اور وہ اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اس نے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے۔ اٹلی میں افرادی قوت میں شدید کمی کے باعث ڈومینوز نے اٹلی میں اپنی پہلی برانچ ختم کر دی ہے اور یہاں سے کمپنی کا پورا انفراسٹرکچر ہٹا لیا گیا ہے، جہاں سے اس کمپنی نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اٹلی کا معاشی مستقبل کیا ہوگا۔ اٹلی کی موجودہ وزیر اعظم نے بھی اسی بنیاد پر ووٹ حاصل کیے ہیں کہ وہ باہر سے کام کی تلاش میں آنے والے لوگوں کو کسی بھی قیمت نیشنلٹی فراہم نہیں کریں گی۔ اس مسئلے کی وجہ سے بھی اٹلی کی آبادی تیزی سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اٹلی کے وزیر صحت اور دیگر پالیسی ساز ادارے اس بارے میں شور مچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس سلسلے میں کچھ نہ کیا تو آنے والے 5 سے 10 سال ہی اٹلی کے لیے شدید تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اٹلی ایک ایٹمی طاقت ہے اور ملٹری کے لحاظ سے بھی دنیا میں ایک اہم موجودگی رکھتا ہے۔ البتہ یہی صورتحال برقرار رہی تو شاید ہم اٹلی جیسے ترقی یافتہ اور طاقتور ملک کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خاتمے کی جانب بڑھتا ہوا دیکھیں گے، اور یہاں پر موجود تمام کی تمام عمارتیں انسانوں کے بغیر ایک غیر آباد ویرانہ بن کر رہ جائیں گی۔